हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग पूरी जीएस की और साथ ही सीसैट की एक पूरी रेंज आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे इस हमारे चैनल में। उसका जो पहला वीडियो है उसकी जो शुरुआत है वो आपकी परसों हो चुकी थी। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से कल क्लास वो कंटिन्यू हो नहीं पाई, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ हमारे उसी टॉपिक का पार्ट 2। हम लोगों ने परसों बात की थी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट 1 की, जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट्स की पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अरावली के बारे में, विंध्याचल के बारे में और सतपुड़ा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा को हम लोग डिस्कस करेंगे आज पार्ट 2 में। कल दोस्तों पार्ट 3 आएगा और इस पार्ट 3 में हम लोग जो प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके जो कुछ पठार है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बुंदेलखंड का पठार, काठियावाड़ का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कोयम्बटूर का जो भी छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, दंडकारण्य का हो गया, इन सारे पठारों की हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग चर्चा अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरावली को। दोस्तों लोग अरावली को डिस्कस करने वाले हैं। अरावली का मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था कि अरावली का कुछ विस्तार कैसे है। आज हम लोग फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम लोग अरावली का विस्तार देखेंगे तो अरावली हमें गुजरात से और दिल्ली तक हमें अरावली का विस्तार दिखता है। गुजरात से प्रारंभ होता है और दिल्ली तक हमें पूरा अरावली का विस्तार मिलेगा। दिल्ली में जो हमारा जेएनयू का कैंपस है वहां तक हमको इसका विस्तार दिखता है अरावली का। अरावली के बारे में कुछ अगर हम फैक्चुअल चीजें देखेंगे तो अरावली को विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से माना जाता है। सबसे प्राचीनतम जो शिलाकृतियां उसमें से अरावली को माना जाता है। दूसरा, अरावली विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी फोल्डेड जो माउंटेन है उसका एग्जाम्पल हम अरावली को मानते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अपरदित टूटा फूटा हुआ माउंटेन कौन है, तो हमें उसमें भी अरावली को बताना है कि अरावली सबसे ज्यादा अपरदित फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्यों? सीधी सी बात है कि अरावली जो है सबसे पुरानी शिलाकृतियों में से एक है, और जो चीज जितनी अधिक पुरानी हो जाएगी वो उतना ही अधिक तापमान का, मौसम का, जो भी मौसम का सामना कर चुका होगा, और उन्हीं सब वजहों से वही सारे फैक्टर्स की वजह से टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, जो भी बारिश हो गई, नदियां हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, इसको बिल्कुल से अपरदित कर चुकी हैं, इसको जो है तोड़ फोड़ चुकी हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अरावली की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से डायग्राम बनाते हैं, इसका अलग से फिगर बनाते हैं। देखिए, दिल्ली से और ये गुजरात तक अरावली का विस्तार है। कुल 850 किलोमीटर में हम लोग इसका विस्तार देखते हैं। इस 850 किलोमीटर के विस्तार में 3 राज्यों से होकर के जा रहा है। पहले गुजरात, फिर अधिकतर हिस्सा इसका राजस्थान, और फिर एक यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली। 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका हमें विस्तार दिख रहा है। ठीक, हम देखते हैं कि इस अरावली का जो पश्चिम का हिस्सा है ये हमें बिल्कुल सूखाग्रस्त मिलता है, यानी कि जो थार का मरुस्थल है वो अरावली के पश्चिम के हिस्से में है। अगर हम विचार करेंगे कि ऐसा क्या है कि अरावली का पश्चिम का जो हिस्सा है वो सूखाग्रस्त है, तो हम लोग ये पाएंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोस्तों, ये मान के चलिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून उठ रहे हैं और इसकी ये अरब सागर वाली शाखा, एक ये जो शाखा यहाँ से प्रवेश करेगी, इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी शाखा बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्या बोलते हैं, इसे हम बंगाल की खाड़ी शाखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। अब ये क्या करेंगे, देखिए ये हमारा गुजरात, ये है हमारा अरावली। क्लियर? अब ये जब देखिए प्रवेश करता है इधर से, तो ये इस पूरे माउंटेन के पैरेलल निकल जाएगा, इस पूरे माउंटेन के पैरेलल, अरावली के पैरेलल निकल जाएगा और जाकर के टकराएगा कहाँ दोस्तों, हिमालय में। यानी इस क्षेत्र में क्या करेगा, इस क्षेत्र में ये बारिश करेगा। लेकिन
यही अगर हम देखते हैं कि अरावली के ये ऊपर से निकल जा रहा है, इसके समानांतर निकल जा रहा है पहला, और अरावली इसके बीच में कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न कर रहा, तथा अवरोध उत्पन्न करने ना करने की वजह से यहाँ पर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये बारिश प्राप्त नहीं करेगा। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसलिए हम देखते हैं कि ये अरावली के पश्चिम का ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा सूखा हमें दिखता है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र दिखता है। सीधी सी बात है, क्योंकि मानसून के बीच में जब अवरोध ही नहीं पैदा कर रहा, अरावली कोई भी अवरोध ही नहीं उत्पन्न कर रहा, तो ये सीधे इसके ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, अरावली के ऊपर, माउंटेन के ऊपर कहीं कहीं पे बारिश करेगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अरावली का जो ऊपर का जो हिस्सा है इसका वो काफी अपेक्षाकृत हरा भरा दिखाई देता है। हम देखेंगे माउंट आबू वगैरह भी इसी में स्थित जो हिल स्टेशन है, ठीक है। इसके पूर्व का जो हिस्सा है ये बारिश प्राप्त करता है, क्यों? ये जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा जो इधर से आ रही है, ये यहाँ टकराएगी और इसके पूर्व वाले हिस्से में बारिश करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो अरावली के पूर्व का राजस्थान के जो जिले हैं वो तो अपेक्षाकृत हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पश्चिम का जो हिस्सा है वो मरुस्थलीय दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अरावली की चर्चा करते हैं और बाकी इसका और क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम लोग जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे, भारत का जब मानसून पढ़ेंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये पूरा अरावली को पूरे अरावली को हमने दोस्तों 3 रेंजों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य 3 रेंजों में हमने बांटा है। पहला इस बोलते हैं हम लोग जरगा रेंज, अरावली को 3 रेंजों में हमने बांटा। पहली जरगा रेंज, फिर हर्षनाद रेंज, पहला जरगा रेंज, फिर हर्षनाद रेंज, फिर आपकी दिल्ली रेंज आती है। हमने 3 रेंजेस में बांट दिया, जरगा रेंज, हर्षनाद रेंज और दिल्ली रेंज। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जो आपका ये हर्षनाद रेंज है, इस हर्षनाद रेंज में कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ समानांतर पहाड़ियां दिखती हैं और उन पहाड़ियों को हम लोग दोस्तों कहते हैं नाग पर्वत। यहाँ पे हमें कुछ पहाड़ियां दिखेंगी हर्षनाद रेंज में और इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों नाग पर्वत, नाग पर्वत। और इसी नाग पर्वत का ही दोस्तों एक सबसे ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, सबसे ऊंची चोटी है और उस ऊंची चोटी को मान लीजिए इस पूरी नाग पर्वत में एक ऊंची पीक है, उस ऊंची पीक को दोस्तों हम लोग कहते हैं गुरु शिखर। उस ऊंची पीक को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो हमको बताना है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस गुरु शिखर की हाइट कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर, पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसी गुरु शिखर से एक नदी निकलती है, गुरु शिखर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों बनास। बनास, ठीक है। ये देखिए ये नदी निकल रही गुरु शिखर से, नदी निकली, नाम क्या है इसका? बनास। इसी गुरु शिखर में ही हमारा एक हिल स्टेशन स्थित है, एक पर्यटन स्थल स्थित है और इस पर्यटन स्थल का नाम है माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, इस हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। इसी जो नाग पर्वत है इसी के आसपास हम लोगों ने और भी सुना होगा आबू पर्वत, ये भी इन्हीं पहाड़ियों का हिस्सा है। आबू पर्वत, नाग पर्वत सब ये आसपास की पहाड़ियां हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें पूरा जो अरावली है ये अपने माइंस के लिए बड़ा फेमस है, अपने रिसोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। इसमें काफी सारे खनिज संसाधन मिल रहे हैं, जैसे हमको कॉपर भी मिल रहा है इसमें, खेतरी की जो माइन है उससे हमें कॉपर मिलेगा, लेड भी मिलता है, जिंक भी मिलता है हमें, उसके बाद मार्बल्स भी मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्य खनिज माइंस कौन कौन सी हैं। देखिए इधर ये जो उदयपुर, यहाँ पे एक सिटी है दोस्तों, इसका नाम है उदयपुर। ठीक है, जरगा रेंज के हिस्से में आती है उदयपुर सिटी। उदयपुर सिटी के पास दोस्तों एक माइन है, इस माइन का नाम है खेतरी। यहाँ पे एक माइन है और इस माइन का दोस्तों नाम है
खेतरी, खेतरी की खान। और ये जो खेतरी की दोस्तों खान है ये अपने कॉपर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, खेतरी की खान अपने कॉपर के लिए बहुत फेमस है। साथ ही साथ इसमें लेड और जिंक भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कॉपर पाया जाता है। फिर दोस्तों एक और माइन है और इस माइन का नाम है दोस्तों जावर, जावर माइन। और ये जावर माइन दोस्तों ये अपने जिंक के लिए बहुत फेमस है। जावर की माइन अपने जिंक और लेड के लिए बड़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों, एक तो हमें खेतरी खान हमने देख ली, एक जावर देख ली, और एक और दोस्तों हम लोग माइन देखते हैं इसमें, और इस माइन का नाम है, इस खान का नाम है मकराना। ठीक, और ये जो मकराना की दोस्तों खान है ये अपने व्हाइट मार्बल के लिए यानी संगमरमर के लिए बड़ी फेमस है, संगमरमर। ठीक है, ये जो ये है ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने अरावली में हमने देखा 3 हमें माइंस मिल रही दिख रही हैं। पहली खेतरी, जावर और मकराना। मकराना अपने व्हाइट मार्बल के लिए। हम लोग देखेंगे जितने भी टाइल्स से संबंधित या ग्रेनाइट मार्बल से संबंधित जो भी उद्योग है, इन सभी को जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कहाँ से अवेलेबल होता है? मकराना से। साथ ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था माउंट आबू की। ये दोस्तों क्या है? माउंट आबू है। इस माउंट आबू में मैंने आप लोगों को बताया कि यहीं पे एक हिल स्टेशन स्थित है। अरे ये सॉरी, ये गुरु शिखर है। ये गुरु शिखर की पीक है, और इस गुरु शिखर में क्या स्थित है? माउंट आबू। तो उस माउंट आबू में, ये जो माउंट आबू है एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का। इस माउंट आबू में एक जैनों का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये इसको जो सफेद संगमरमर है, ये इसको सफेद जो संगमरमर है ये कहां से लाया गया है? इसी मकराना की माइन से। ठीक दोस्तों, मकराना की माइन से ही व्हाइट मार्बल जो लाया गया है, उसी से दिलवाड़ा का ये जैन मंदिर बना है। माउंट आबू में एक नक्की झील है जो कि अपने मीठे पानी के लिए फेमस है। मीठे पानी की एक झील है जिसका नाम है नक्की। कभी आपसे पूछ लेता है नक्की झील कहाँ है, तो हमें उस केस में बताना है माउंट आबू में नक्की झील और मीठे पानी की झील है नक्की झील। ठीक है, यहीं पे ब्रह्म कुमारी जो संगठन चलता है, उनकी एक सौर ऊर्जा से संचालित एक किचन हुआ करती थी। इनका एक मठ है ब्रह्म कुमारी का, और वो जो उनकी किचन थी वो सौर ऊर्जा संचालित सबसे बड़ी किचन हुआ करती थी। लेकिन अब फिलहाल में अगर हम वर्तमान देखेंगे तो शिरडी की जो किचन है वो सौर ऊर्जा संचालित वर्तमान की सबसे बड़ी किचन है। ठीक है, ये तो कुछ फैक्चुअल चीजें हो गई माउंट आबू के बारे में। एकमात्र हिल स्टेशन अगर पूछा जाता है माउंट आबू। बनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो इसी माउंट आबू गुरु शिखर की चोटी से। ठीक है, ये क्या है? ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर में क्या है? माउंट आबू है। नदी कौन सी निकल रही है? बनास निकल रही है। बनास किसकी सहायक नदी है? तो पहले चंबल में मिलती है और फिर चंबल जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर वो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर ऑप्शन में आपकी चंबल दिया हुआ है तो हमें चंबल लगाएंगे। चंबल नहीं दिया, यमुना दिया हुआ है कि बनास किसकी सहायक नदी है, और उसमें ऑप्शन में यमुना अगर लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि पहले चंबल से मिलती है और चंबल जाकर के कहाँ मिल जाती है? यमुना से। तो ये क्या हो जाएगी? बनास एक तरीके से यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये चीजें तो हो गई। हमने देखा अरावली से संबंधित माइन हमने देखी कौन कौन सी हैं। चोटी कौन, पीक सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर। मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की हाइट क्या है? 1722 मीटर। पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये गुरु शिखर की चोटी किन पहाड़ियों पर स्थित है? नाग पर्वत या फिर आबू पर्वत। अगर आ रहा आबू पर्वत, क्लियर। उसी नाग पर्वत से कुछ और नदियां निकलती हैं। हम लोग जब ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, जब अपवाह तंत्र की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि इसी नाग पर्वत से एक नदी निकलती है लूनी, जो कि
बहती है दक्षिण पश्चिम की दिशा में, और एक अंतः प्रवाह नदी का उदाहरण पेश करती है, लूनी नदी। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया अरावली की चर्चा। अब हम अरावली के बाद हम डिस्कस करेंगे विंध्याचल को। विंध्याचल, इसकी भी हम लोग एक बार स्थिति देख लेते हैं, कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में जब हम लोग देखते हैं तो ये जो अरावली है, हमें इस अरावली का विस्तार देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। अरावली कह रहा हूँ, विंध्याचल, सॉरी विंध्याचल। विंध्याचल का अगर हम लोग विस्तार देखते हैं तो कहाँ है, गुजरात से लेकर के और झारखंड तक में विंध्याचल का विस्तार है। यानी कि पश्चिम में गुजरात से लेकर के और पूर्व में झारखंड तक, झारखंड से लेकर के और गुजरात तक हमें विस्तार देखने के लिए मिलेगा किसका दोस्तों, विंध्याचल का। विंध्याचल को हम लोग कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ये सारा का सारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, और इस प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है विंध्याचल। क्लियर है? यहीं पे आपका देखा हमने अरावली की हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, ये है अरावली, ये क्या है, ये है विंध्याचल। आइए अब हम लोग विंध्याचल की अलग से चर्चा करते हैं। हमें देख लिया इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, गुजरात से झारखंड तक, गुजरात से देखिए गुजरात से मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश आता है, फिर से मध्य प्रदेश, और उसके बाद बिहार, और फिर लास्ट में कुछ हिस्सा झारखंड तक जाता है। तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं अलग से। ये हमारा विंध्याचल। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं हम लोग 1050 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। अरावली की हमने क्या बात की थी, 850 किलोमीटर। अरावली कितना, उसकी लंबाई क्या टोटल 850 किलोमीटर। देखिए ये हो गया आपका गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश जो आपका ग्वालियर रेंज इसमें आती है, यही पे आएगी आपकी ग्वालियर रेंज। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कुछ हिस्सा इसका जाएगा मध्य प्रदेश में, जहां पर पन्ना अजयगढ़ रेंज है, यहीं पे आपकी क्या है, पन्ना अजयगढ़ रेंज है। ये आपकी पन्ना अजयगढ़ रेंज हो गई। यहाँ पे आपकी ग्वालियर रेंज है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार से फिर झारखंड। इतने राज्यों में इसका विस्तार है विंध्याचल का, हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे विंध्याचल को नीस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल को दोस्तों नीस फैक्ट्री भी कहा जाता है। नीस बहुत अधिक मात्रा में, बहुलता में नीस की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं पूरे विंध्याचल में। विंध्याचल पूरा का पूरा विंध्याचल अपने बहुमूल्य रत्नों के लिए फेमस है। जितने भी आपको स्टोन्स मिलेंगे, जेम्स मिलेंगे, वो बहुलता से बहुतायत मात्रा में विंध्याचल में मिलते हैं। हम लोग पन्ना अजयगढ़ रेंज को हम लोग पहले से जानते हैं। पन्ना अजयगढ़ रेंज दोस्तों किस लिए फेमस है, अपने डायमंड के लिए, अपने डायमंड के लिए फेमस है, डायमंड और हीरे के लिए, हीरा और हिरण के लिए फेमस है पन्ना अजयगढ़ रेंज। क्लियर है? अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा है न्यूज में कि यहीं पे पन्ना के नजदीक ही छतरपुर जिले में एक और हीरे की बहुत ही बड़ी माइन मिली है। वो भी किसका ही हिस्सा है, वो भी विंध्याचल रेंज का ही हिस्सा है, जहाँ पर छतरपुर में डायमंड की एक बहुत बड़ी माइन मिली है। करीब पन्ना की जो माइन है उससे 15 गुना बड़ी माइन कही जा रही है उसको, यानी 15 गुना ज्यादा हीरो का वहां से उत्पादन किया जाएगा डायमंड का। तो हम लोगों ने देखा कि पन्ना रेंज भी विंध्याचल का हिस्सा है, छतरपुर रेंज भी विंध्याचल का हिस्सा है, और छतरपुर में हमको डायमंड मिल ही रहा है। तो हमारी जो बात है वो पुष्ट हो जा रही है कि ये पूरा का पूरा विंध्याचल अपने बहुमूल्य रत्नों के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं
इस पूरे के पूरे विंध्याचल को हमने कुछ अलग अलग रेंजेस में बांटा हुआ है। कौन कौन से रेंजों में बांटा हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, इस गुजरात वाले हिस्से में इसको हम लोग विंध्याचल रेंज कहते हैं। इसको हम लोग विंध्याचल रेंज के नाम से ही जानते हैं। फिर जो सेंटर वाला हिस्सा है इधर मध्य प्रदेश में, इधर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, यहाँ पर इसको दोस्तों हम लोग भंडेर रेंज के नाम से जानते हैं। भंडेर रेंज, ठीक है, ये हो गया विंध्याचल रेंज, ये हो गया भंडेर रेंज। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ पर इसको हम लोग कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों कैमूर रेंज यानी कि विंध्याचल रेंज, भंडेर रेंज और कैमूर रेंज। कभी कभी इसी वाले हिस्से को भारनेर रेंज के नाम से भी कह दिया जाता है। तो यहीं पर इसी वाले हिस्से को भारनेर रेंज भी कभी कभी कह दिया जाता है, भारनेर रेंज। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यही दोस्तों जो भंडेर रेंज वाला जो ये हिस्सा है मध्य प्रदेश का, जहां पर अभी मैंने आपको बताया ग्वालियर रेंज है, जो भंडेर रेंज में जो ग्वालियर रेंज का जो हिस्सा है, उस ग्वालियर रेंज में दोस्तों एक हिल है, एक हिल है जिसको जनापाव हिल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक हिल है, एक पहाड़ी है, एक चोटी है, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग जनापाव हिल, जनापाव हिल। और इसी जनापाव हिल से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी निकलती है और उस नदी का दोस्तों नाम है चंबल। ठीक, इसी नदी का क्या नाम है? चंबल। और इसी चंबल से हम लोगों ने देखा कि बनास आकर के मिलती है। क्लियर है? जनापाव हिल किस रेंज का हिस्सा है? ग्वालियर रेंज का हिस्सा है, भाग जिले के आसपास का क्षेत्र, और वहां से चंबल नदी निकल रही है। ठीक है, ये कौन सा, अगर भंडेर रेंज के अगर अंदर हम लोग बात करते हैं तो ग्वालियर रेंज का हिस्सा है। स्पेशली यहाँ पर दोस्तों बिहार में, बिहार की अगर हम कहते हैं झारखंड वाला जो हिस्सा है, इस झारखंड में इसकी सबसे ऊंची जो पीक है, पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो कहा जाता है, या झारखंड में जो झारखंड का दोस्तों ये वाला हिस्सा है, इसको जो है पारसनाथ रेंज भी बोलते हैं। यानी कि पूर्वी बिहार और झारखंड के हिस्से में विंध्याचल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पारसनाथ रेंज। हमने अलग अलग रेंज देखी, गुजरात में विंध्याचल रेंज, मध्य प्रदेश में भंडेर रेंज, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य प्रदेश के ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको कैमूर रेंज कहते हैं। पूर्वी बिहार और झारखंड में इसको हम लोग विंध्याचल को पारसनाथ रेंज में हमने पारसनाथ रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो दोस्तों इसी पारसनाथ रेंज में ही, पारसनाथ रेंज में दोस्तों एक चोटी है। इस पारसनाथ रेंज में दोस्तों एक चोटी है, और जिसको हम लोग कह देते हैं रोहतासगढ़। एक चोटी का नाम है दोस्तों रोहतासगढ़। तो पारसनाथ रेंज में रोहतासगढ़ की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पूरे विंध्याचल रेंज की। ठीक, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी छतरपुर बड़ा फेमस है, कि पन्ना अजयगढ़ रेंज कहाँ है, या फिर जो छतरपुर की जो माइन जो मिली है वो कहाँ पर है, कहाँ का हिस्सा है, तो हमें बताना है कैमूर रेंज का। वो कैमूर रेंज है कहाँ पर? विंध्याचल में है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कि हमारी विंध्याचल रेंज यहाँ से हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा की। तो विंध्याचल में हमें कुछ चीजें देखिए गौर करना होगा। हम लोगों को इसकी रेंजेस का गौर करना होगा, कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर अरेंज करने के लिए कभी कह दिया जा रहा है एग्जाम में, तो विंध्याचल रेंज, भंडेर रेंज, कैमूर रेंज और फिर पारसनाथ रेंज। क्लियर? 4 रेंजें हमने देख लिया पश्चिम से पूर्व की ओर। पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमें ध्यान देना है रोहतासगढ़। किस रेंज का हिस्सा है? पारसनाथ रेंज का हिस्सा है। ठीक है, नीस फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो विंध्याचल को जाना जाता है। क्लियर? साथ ही साथ पन्ना अजयगढ़ रेंज अगर पूछा जाता है तो कहाँ पर है? विंध्याचल में है। अपने रत्नों के लिए, बहुमूल्य जो स्टोन्स हैं उनके लिए कौन सा पूरी रेंज फेमस है, कौन सा माउंटेन फेमस है? तो विंध्याचल फेमस है।
ठीक है। इसी विंध्याचल से ही देखिए हम लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्र में जो नदी बह रही है केन बह रही है, बेतवा का आपने नाम सुना होगा। तो इसी विंध्याचल रेंज में ही हम लोगों ने देखा सतना जिला है, मध्य प्रदेश में सतना जिला है। इसी सतना जिले से ही दोस्तों, सतना जिला क्या है, पूरा कैमूर रेंज के हिस्से में आता है। अभी मैंने बात किया विंध्याचल की कैमूर रेंज, तो उस कैमूर रेंज में सतना जिला स्थित है। और इसी सतना जिले से ही दो नदियों का उद्गम होता है, एक बेतवा और दूसरी दोस्तों केन। बशर्ते इनकी चर्चा हम लोग करेंगे एक बार जब हम लोग अपवाद तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा देखिए, सतपुड़ा का भी दोस्तों विस्तार बिल्कुल विंध्याचल के समानांतर, विंध्याचल के पैरेलल ही हमको सतपुड़ा का भी विस्तार दिखता है। बिल्कुल वही गुजरात से और झारखंड तक सतपुड़ा का विस्तार भी हमको दोस्तों दिखता है, गुजरात से झारखंड तक। बस अंतर ये है कि ये उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं निकलता, तो गुजरात से जाएगा ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से फिर बिहार और बिहार से दोस्तों झारखंड। क्लियर है। सतपुड़ा का अगर लंबाई पूछा था आपसे तो 1100 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है सतपुड़ा रेंज की, ठीक है। देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है और जो विंध्याचल है, सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों को ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल माना जाता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, भ्रंश कगार के रूप में हमें दिखाई देता है, अपरद्वीप पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, या ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो हमें बताना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसको भी हम लोगों ने अलग अलग रेंजों में बांटा हुआ है। जैसे कि गुजरात में इसको हम लोग सतपुड़ा रेंज के नाम से जानते हैं, गुजरात में हमने इसको कहा है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सेंट्रल वाले हिस्से में इधर पे हमने इसको कहा हुआ है महादेव रेंज, ठीक है दोस्तों, महादेव रेंज। फिर ये कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी देखिए आता है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसको हम लोग जानते हैं मैकाल रेंज के नाम से, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं मैकाल रेंज। और फिर उसके बाद जो झारखंड वाला इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं राजमहल रेंज, ठीक है दोस्तों। सतपुड़ा रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज एवं राजमहल रेंज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो ये महादेव रेंज है दोस्तों, मध्य प्रदेश में महादेव रेंज, इस महादेव रेंज में दोस्तों एक चोटी है, महादेव रेंज में एक क्या है, पीक है, और इस पीक का नाम है दोस्तों धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। हाइट इसकी कितनी है, 1322 मीटर के समथिंग, इसकी लगभग 1322 मीटर, 1324 मीटर इसकी हाइट है धूपगढ़ की। क्लियर है। इस पूरे धूपगढ़ को सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। धूपगढ़ को जैसे कि हमने विंध्याचल में देखा, जो पारसनाथ का जो रोहतासगढ़ है उसको सबसे ऊंची चोटी मानते हैं विंध्याचल की, वैसे ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों मानते हैं धूपगढ़ को, ठीक है। इसी धूपगढ़ में एक पर्यटक स्थल है, एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं पंचमढ़ी के नाम से, ठीक। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एक मध्य हिल स्टेशन कौन सा है, तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, धूपगढ़ की चोटी पे। धूपगढ़ की चोटी कहाँ का हिस्सा है, सतपुड़ा के महादेव रेंज का हिस्सा है। क्लियर है। वैसे ही दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो अपनी मैकाल रेंज है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ना, देखिए ये छत्तीसगढ़, ये पूरा हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, यहाँ से यहाँ तक का। इस छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में जो ये मैकाल रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक चोटी है, एक यहाँ पर एक चोटी है, और इस चोटी का दोस्तों नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। इस चोटी का दोस्तों क्या नाम है, अमरकंटक। ये अमरकंटक की जो चोटी है ये फेमस है अपने कुछ नदियों के उद्गम के लिए। इस अमरकंटक की चोटी से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक दोस्तों नदी उद्गम होता है इसका, और ये उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। इस दोस्तों नदी का क्या नाम है, सोन नदी, और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कैमूर रेंज और जो आपका
ये भंडेर रेंज है, इसके बीच से होते हुए और जाकर के पटना में गंगा से मिल जाती है। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में बात करेंगे इसके बारे में भी। वहीं एक नदी का उद्गम दोस्तों होता है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए एक नदी उद्गम और हो रहा है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है दोस्तों? नर्मदा। हम लोग देख रहे हैं कि जो नर्मदा नदी है ये अपने ढाल के विपरीत दिशा में बह रही है। भाई अधिकतर नदियां हम लोगों ने देखा हुआ है पूर्व की दिशा में बहती हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो ढाल है, पृथ्वी पे भारत का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो अधिकतर नदियां हम लोगों को दिखेंगी दक्षिण पूर्व की दिशा में बहते हुए। परंतु जो नर्मदा है देखिए ढाल की विपरीत दिशा में बह रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक भ्रंश घाटी स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक भ्रंश घाटी स्थित है और उसी भ्रंश घाटी से होकर के नर्मदा नदी का उद्गम मतलब नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बह रही है, इस वजह से ढाल की विपरीत दिशा में बहते हुए और जाकर के अरब सागर में गिरती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये छत्तीसगढ़ में ही जो अमरकंटक है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर एक स्थित है सिहावा की पहाड़ी। सिहावा की पहाड़ी, इस सिहावा की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है और कुछ इस तरह से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है और इस दोस्तों नदी का नाम है महानदी। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है दोस्तों? महानदी। और ये महानदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी पहाड़ी का नाम बताइए जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, तो हमें बताना है अमरकंटक की पहाड़ी। उत्तर दिशा में सोम, पश्चिम दिशा में नर्मदा और दक्षिण पूर्व में महानदी। क्लियर है? अमरकंटक की पहाड़ी किस रेंज में स्थित है? तो आपको ध्यान देना है मैकाल रेंज, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अमरकंटक की पहाड़ी किस रेंज का हिस्सा है? तो दोस्तों मैकाल रेंज का हिस्सा है। ठीक है, चलिए जो राजमहल की पहाड़ी है दोस्तों, राजमहल जो रेंज है इसको, राजमहल रेंज को दोस्तों इसी को जो है जो गारो खासी और जयंतिया हैं इसी का विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया आज सतपुड़ा के बारे में, ये तो था सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा मैंने अभी बात किया कि नर्मदा नदी बह रही है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी से होकर के। उसी तरीके से दोस्तों एक और नदी है जो कि सतपुड़ा के दक्षिण से बह रही है। एक और नदी है दोस्तों जो कि सतपुड़ा के दक्षिण से बह रही है और इस नदी का दोस्तों नाम है ताप्ती। ताप्ती, ठीक है। तो जिस तरह से नर्मदा रिफ्ट वैली से बहती है दोस्तों, उसी तरह से ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताप्ती की जो भ्रंश घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो हमको बताना है कि सतपुड़ा के दक्षिण में। ठीक, और ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां दोस्तों स्थित हैं। अजंता की पहाड़ियां स्थित है। तो हम लोग देखिए क्रम से देख लेंगे। पहले तो स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियां। देखिए पहले विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बाद हमें नर्मदा की भ्रंश घाटी दिखती है। ठीक, फिर नर्मदा की दोस्तों भ्रंश घाटी के बाद हमको दिखती है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक, फिर उसके दक्षिण में हमको दिखती है ताप्ती की भ्रंश घाटी और फिर ताप्ती की भ्रंश घाटी के बाद दोस्तों हमको दिखती है अजंता की पहाड़ियां। क्लियर? तो देखिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको इसी तरह याद रखना है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती और अजंता। ये आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इनको अरेंज करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में पढ़ लिया। कल जो भाग 3 आएगा उसमें हम लोग जो अदर जो प्लेट्यू में बचे हुए पठार हैं उन सारे की चर्चा हम लोग कल के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों।